हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर विद प्रिंस कुमार सिंपला में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा PCS की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें प्रतिदिन के 10 करंट अफेयर्स के साथ आपको जोड़ा जाता है और ये 10 करंट अफेयर्स हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन इसमें 10 करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको अन्य बहुत सारी चीजें भी बताई जाती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस मोटिवेशन के साथ कि सफलता की सबसे खास बात होती है कि परिश्रम करने वालों पर जान उठाती है। सफलता की सबसे खास बात होती है कि परिश्रम करने वालों पर जान उठाती है, यानी तय आपको करना है कि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर ही आपके पास आएगी। और साथ में ही हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना है। बिना परिश्रम के मिला हुआ जो फल है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। बिना परिश्रम के जो भी प्रसाद हमें मिलता है वो अच्छा नहीं माना जा सकता है। यानी परिश्रम के सिंचाई से अगर हम अपने जीवन को सींचेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत ही हरा भरा यानी सदाबहार वनों के जैसा रहेगा। यानी जिस वन की सिंचाई बहुत अच्छे से होती है, जिस वनों में सिंचाई अच्छे ढंग से की जाती है, वे वन सदाबहार होते हैं। यानी जब हम परिश्रम करेंगे तो उस परिश्रम का जो फल होगा हमारा सदाबहार होगा, वो पूरे जीवन रहने वाला है। बिना परिश्रम के जो फल मिलेगा वो पूरे जीवन रहने वाला नहीं, वो पतझड़ की तरह जरूर कभी न कभी पत्ते झड़ ही जाएंगे। इसलिए बढ़ते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स में, देखते हैं क्या कुछ है खास। पहला है, आरक्षित सीट पर चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? ठीक, भारत का पहला डिफेंस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? जोशीमठ का नया नाम क्या होगा? एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक, मई माह में खुदरा महंगाई दर कितना प्रतिशत रही? ठीक है, मई माह में खुदरा महंगाई दर कितना प्रतिशत रही? ठीक, फिर 200 मीटर की फ्री स्टाइल और 200 मीटर की फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया स्विमिंग में? मंगल ग्रह पर वर्क की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई? हिल ब्रॉम नेकर कप चैलेंज की विजेता कौन है? नाता प्रथा का संबंध किन राज्यों से है? नाता प्रथा का संबंध किन राज्यों से है? तो दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ साथ बहुत अन्य चीजें बताई गई हैं, उन्हें जरूर नोट करिएगा। देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या है कुछ खास। आरक्षित सीट पर चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? तो आरक्षित सीट पर सबसे कम उम्र की जो महिला जीती है उनका नाम है प्रियंका। क्या नाम है? प्रियंका जार की होली। क्या नाम है? प्रियंका जार की होली। इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता है? प्रियंका जार की होली। प्रियंका जार की होली जो कांग्रेस से जीती है चुनाव, कांग्रेस से चुनाव जीती है। ये कर्नाटक की चिकोड़ी सीट से, कर्नाटक की चिकोड़ी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीती है। सबसे कम उम्र की यानी 27 वर्ष 1 माह की हैं ये, मात्र 27 वर्ष। जैसा कि आपको पता ही होगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई हो कितनी है? 25 वर्ष है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 25 वर्ष है। और 25 वर्ष यानी 27 वर्ष की उम्र में ये लोकसभा की सांसद बन गई। यानी सबसे कम उम्र की जो सांसद बनी है, यानी सबसे कम उम्र की महिला आदिवासी सांसद के रूप में भी ये क्या हुई है? बन गई है। इनका क्या नाम है? प्रियंका जार की होली। क्या नाम है? प्रियंका जार की होली। अनारक्षित सीट पर चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? प्रियंका जार की होली। ये कहाँ से चुनाव जीती है? कर्नाटक की चिकोड़ी से जीती है। किससे जीती है? कर्नाटक की चिकोड़ी से जीती है। किस पार्टी से? कांग्रेस से जीती है। इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराया है, भाजपा के उम्मीदवार को हराया है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है लोकसभा की जो अर्हता होती है, लोकसभा में सदस्य चुनाव लड़ने की जो अर्हता होती है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उसे पंजीकृत होना चाहिए। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसे पंजीकरण होना चाहिए। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका पंजीकरण होना चाहिए। यद्यपि भारत में ये भी प्रावधान किया गया है कि भारत अगर कोई व्यक्ति 2 सीट पे चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक सीटों पे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसा कि आपको पता ही है राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े थे इस बार, रायबरेली और वायनाड से। रायबरेली और वायनाड से दोनों से जीते हैं। अब देखिए कौन सी सीट को छोड़ते हैं, कौन सी सीट को छोड़ते हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, लोकसभा में जो चुनाव लड़ने के लिए अर्हता होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में ही भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका क्या होना चाहिए? पंजीकरण होना चाहिए। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उसका पंजीकरण होना चाहिए। यानी आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो बनारस के वो मतदाता नहीं है, उनका जो
निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो मतदान करते हैं, यानी गुजरात में आता है, किसमें आता है, गुजरात में आता है, लेकिन वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव लड़ सकते हैं वो किसी भी राज्य से, किसी भी राज्य की लोकसभा, मतलब पूरे भारत में किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु उन्हें मतदान करने की जो अनुमति है अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में होगी जहाँ के वो निवासी है। जिस निर्वाचन क्षेत्र के वो मतदाता है उसी निर्वाचन क्षेत्र में वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनको, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर अगला है, भारत का पहला ETF इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? भारत का पहला डिफेंस ETF किसके द्वारा जारी किया गया? भारत का पहला डिफेंस ETF किसके द्वारा जारी किया गया? तो जारी किया गया मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भारत का पहला ETF इंडेक्स जारी किया गया। भारत का पहला ETF इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा? मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। याद रखिएगा, ये भारत का पहला डिफेंस ETF है। भारत का पहला डिफेंस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोतीलाल ओसवाल के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये 13 जून से 24 जून तक खुला रहेगा। 13 जून से 24 जून तक खुला रहेगा। इसमें न्यूनतम जो निवेश राशि है वो 500 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश राशि कितनी है? 500 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 500 रुपए तक का निवेश करने के बाद, 500 रुपए तक का जो निवेश करेंगे उसमें 1 के मल्टीपल में कितना का भी निवेश किया जा सकता है। 1 के मल्टीपल में भी कितने का भी निवेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज याद रखिएगा, कोई भी जब ETF होता है, कोई भी मतलब एक्सचेंज होता है, उस पर अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जब अनुमति प्राप्त कर लेता है, म्यूचुअल फंड में जब निवेश करता है तो उसे NFO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NFO। क्या बोला जाता है? NFO। तो NFO क्या है? NFO जब म्यूचुअल फंड में वो अपना लॉन्च कर देता है तो क्या होता है, बोलते हैं NFO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NFO बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, भारत का पहला डिफेंस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला डिफेंस ETF मोतीलाल ओसवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें न्यूनतम राशि कितनी है? 500 रुपए की है। न्यूनतम राशि, निवेश राशि 500 रुपए की है। 500 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। और जब कोई जो कंपनी है म्यूचुअल फंड में अपना लिस्टेड कर लेती है, म्यूचुअल फंड में लिस्ट कर लेती है, तो म्यूचुअल फंड में लिस्ट करने के बाद उसको क्या कहा जाता है? NFO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NFO बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है समय निवेश का सबसे बेहतरीन साधन माना जा रहा है म्यूचुअल फंड। आप देख ही रहे हैं कि आज के युवा जो है ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो अधिकतर म्यूचुअल फंड में ही निवेश करने को वरीयता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके साथ कुछ राज्यों के भी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हुआ है, जिसमें सिक्किम था, ओडिशा था, फिर आंध्र प्रदेश था, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के बाद और कौन सा है? आंध्र प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग बने थे। वहां पर 32 सीटें थी। 32 सीटों में से 31 सीटें प्रेम सिंह तवांग की पार्टी ने जीत ली थी। फिर हमने देखा कि ओडिशा में कौन बने? तो मोहन चरण मांझी बने। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी बनते हैं। ठीक है, फिर ओडिशा के बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनते हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? चंद्रबाबू नायडू बनते हैं। ठीक, तो सिक्किम में प्रेम सिंह तवांग बन गए। सिक्किम में कौन बन गया? प्रेम सिंह तवांग बन गए। फिर ओडिशा में कौन बन गया? मोहन चरण मांझी बन गए। फिर आपका आंध्र प्रदेश में कौन बन गया? आंध्र प्रदेश में बन गए चंद्रबाबू नायडू। उसी क्रम में आगे जो अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया? तो पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। पेमा खांडू, ये पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 60 में से कुल 46 सीटें जीती थी। 60 में से 46 सीटें जीती थी। ठीक है, 60 में से कितनी सीटें जीती थी? 46 सीट जीती थी। ठीक, 60 में से कुल 46 सीटें जीती और पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया गया। पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पेमा खांडू शपथ लेंगे भारतीय संविधान के तहत वर्णित प्रावधानों, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुसूची 3 में शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण जो मंत्री जो है, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसकी जो शपथ होता है, शपथ किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। याद रखिएगा दोस्तों, शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का जो शपथ ग्रहण है वो किसमें वर्णित है? भारतीय संविधान में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भारतीय संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में।
आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में किसका है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। किसका शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ। किसका है, शपथ किसका है, राष्ट्रपति का। फिर उपराष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो है आर्टिकल 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ किसमें है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। किसका है, उपराष्ट्रपति का। किसका है, उपराष्ट्रपति का। यानी उपराष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, 69 में है। और इसी प्रकार राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल का जो शपथ है आर्टिकल 159 में। राज्यपाल का शपथ किसमें है, आर्टिकल 159 में है राज्यपाल का। किसका है, राज्यपाल का। इन तीनों को छोड़ के किसी भी मुख्यमंत्री की शपथ हो, किसी भी मंत्री का शपथ हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ हो, किसी भी मंत्री का शपथ हो, किसी भी राज्य में मंत्री का शपथ हो, फिर लोकसभा में मंत्री का शपथ हो, या प्रधानमंत्री का शपथ हो, या फिर हमारे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ हो, मतलब कोई भी शपथ लेता है जो मुख्य शपथ लेते हैं, वो शपथ किसमें दिया है, अनुसूची 3 में दिया है। शपथ किसमें है, अनुसूची 3 में है। शपथ अनुसूची 3 में है, याद रखिएगा दोस्तों। शपथ की सूची कौन सी है, अनुसूची 3 है। शपथ की सूची कौन सी है, अनुसूची 3 है। शपथ की अनुसूची कौन सी है, 3 है। शपथ की अनुसूची कौन सी है, 3। शपथ किस अनुसूची में है, तीसरे अनुसूची में है, ठीक है। शपथ किस अनुसूची में है, 3 में है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। शपथ किस अनुसूची में है, अनुसूची 3 में है ना दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। शपथ किस अनुसूची में है, शपथ तीसरी अनुसूची में है। शपथ किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। शपथ किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है, ठीक। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। जोशीमठ का नया नाम क्या कर दिया गया, जोशीमठ का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो जोशीमठ का नया नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ का नया नाम क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ। क्या कर दिया गया है, जोशीमठ का नया नाम क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ कहाँ पे है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। जोशीमठ कहाँ पे है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। जोशीमठ कहाँ पे है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। चमोली जिले में जोशीमठ है, जो कि पहले जोशीमठ के नाम से जाना जाता था। पहले जोशीमठ के नाम से जाना था, पहले किस नाम से जाना जाता था, जोशीमठ के नाम से जाना जाता था। पहले किसके नाम से जाना जाता था, जोशीमठ के नाम से जाना जाता था। आपको पता ही है कि आज गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे, द्वारिका पीठ, ठीक है, जगन्नाथ में जगन्नाथ जी के द्वारिका पीठ है। फिर नीचे है श्रृंगेरी पीठ, ठीक। दक्षिण में क्या है, श्रृंगेरी पीठ है। द्वारिका पीठ है पश्चिम में, द्वारिका पीठ पश्चिम में है। और पूरी पीठ कहाँ पे है, पूरब में है। पूरी पीठ कहाँ पे, जगन्नाथ जी में है। द्वारिका पीठ कहाँ पे, पश्चिम में है, गुजरात के पास है। द्वारका पीठ गुजरात के पास है। जोशी पीठ उत्तराखंड में है। जोशी पीठ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है, कर्नाटक में दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण भाग में है, ठीक। और फिर जो पूरी पीठ है कहाँ पे है, उड़ीसा में। पूरी पीठ कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पूरी पीठ कहाँ पे है, उड़ीसा में है। दोस्तों याद रखिएगा, चारों पीठ जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। और जो भारत में 4 धाम, हिंदू धर्म में जो मान्यता है 4 धाम यात्रा की, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं जो ऊपर के केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ तो एक धाम माना जाता है। फिर रामेश्वरम आता है, फिर गया आता है, फिर द्वारिका आता है, ठीक है। तो 4 है कन्याकुमारी, ठीक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो यात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AAHRS के अध्यक्ष कौन बने, AAHRS, ठीक है, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं कपिल दुआ। कौन बने हैं, कपिल दुआ। कौन बने हैं, कपिल दुआ। डॉक्टर कपिल दुआ को कपिल दुआ को क्या बनाया गया है, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन के क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, कपिल दुआ को बनाया गया। किसे बनाया गया है, कपिल दुआ को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई माह में खुदरा महंगाई दर, मई माह में खुदरा महंगाई दर कितना प्रतिशत रही, मई माह में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रही। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। 4.74%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना परसेंट रहा, कितना परसेंट रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो महंगाई दर यानी खुदरा महंगाई दर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो खुदरा महंगाई दर से संबंधित जो आंकड़ों का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसके द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हर महीने यह जारी होता है तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हर महीने जारी हो रहा है तो आपको पता ही हर महीने आंकड़े अलग अलग आएंगे। और किस महीने का पूछेगा ये पता नहीं है, किस महीने का पूछेगा ये पता नहीं है, ठीक है।
तो हम हर महीने के आंकड़ों को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद कर सकते हैं कि खुदरा महंगाई दर से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है एनएसओ। एनएसओ पहले सीएसओ के नाम से जाना जाता था। एनएसओ पहले किसके नाम से जाना जाता था, सीएसओ के नाम से जाना जाता था। एनएसओ पहले किसके नाम से जाना जाता था, सीएसओ की, जिसकी स्थापना हुई थी कब, 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर एनएसएसओ एक संगठन था, एनएसएसओ, एनएसएसओ था जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी, 1970 में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे करता है। ठीक है, सीएसओ और एनएसओ को 2019 में मिला के, कब, 2019 में मिला के, 2019 में मिला के क्या बना दिया गया, एनएसओ बनाया गया। 2019 में क्या बना दिया गया, एनएसओ, क्या बना दिया गया, एनएसओ। 2019 में क्या बना दिया गया, एनएसओ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, एनएसओ जो है पहले सीएसओ के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। एनएसओ 1970 में था, पहले ही 1950 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम कुछ और था एनएसएसओ का, फिर 1970 में पुनर्गठन करते हुए इसका नाम एनएसएसओ रखा गया। एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के 2019 में इसका नाम रख दिया गया एनएसओ। क्या रख दिया गया, एनएसओ। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। और वर्तमान में खुदरा महंगाई से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान में खुदरा महंगाई से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो जारी किए जाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको पता है कि वित्त मंत्रालय अपने अलग आंकड़े कुछ जारी करता है, फिर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के द्वारा विभिन्न आंकड़े जारी किए जाते हैं। उसमें से खुदरा महंगाई से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसओ के। तो फिर थोक महंगाई से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये प्रश्न आ चुका है, थोक महंगाई से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये जरूर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और फिर हम अगर नहीं बताएंगे तो कल आपको जरूर बताएंगे थोक महंगाई से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, और जितने भी आंकड़े हैं एक साथ आपको वहां पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया। 200 मीटर की स्विमिंग में, 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग में, 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया। तो 200 मीटर की स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया किसके द्वारा, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया एरियन टिटमस के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, एरियन टिटमस के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, एरियन टिटमस के द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया, 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, एरियन टिटमस के द्वारा बनाया गया। और ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखिएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में हुआ था, उसका विजेता भी है। ऑस्ट्रेलिया 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, उसका विजेता कौन है, उसका विजेता है कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया 2023 की आईसीसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या है, विजेता है। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का क्या है, ये विजेता है। 2023 की आईसीसी वर्ल्ड कप का क्या है, ये विजेता है। ठीक है दोस्तों, भारत को हरा के ये फाइनल जीता था। भारत को हरा के क्या किया था, फाइनल जीता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर नोट करिएगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई। तो जी हाँ दोस्तों, वो की गई ईएसए के द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया किसकी खोज, बर्फ की खोज। किसकी खोज की गई, बर्फ की खोज की गई। मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर भारत के द्वारा 2013 में मिशन मार्स भेजा गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था 2013 में, जो कि 2014 में जाके पहुंचा था। कब पहुंचा था, 2014 में पहुंचा था मंगल मिशन भारत का, 2013 में भेजा गया था। ठीक है, 2013 में भेजा गया था और 2014 में जाके पहुंचा था ना। और फिर मंगल ग्रह पर अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के नासा के द्वारा बहुत सारे अपने यान भेजे गए हैं। उसी क्रम में ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपना एक्सोमार्स और मार्स एक्सप्रेस मिशन, मार्स एक्सप्रेस मिशन, एक्सोमार्स और मार्स एक्सप्रेस मिशन, मार्स एक्सप्रेस मिशन, मार्स एक्सप्रेस मिशन दोनों को
मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। मंगल ग्रह के अध्ययन के दौरान इसने प्राप्त किया कि जो मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा है, मंगल ग्रह की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर बर्फ के कुछ क्या मिले, अवशेष मिले, बर्फ के कुछ अवशेष मिले जो सूर्योदय से पहले दिखते हैं, सूर्योदय से पहले दिखते हैं। ये कहाँ दिखते हैं? एक वहां पे उपग्रह है, ये एक वहां पर ज्वालामुखी है, ये वहां पे क्या है, ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी का जो पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है थारिस। क्या है? थारिस। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है थारिस। इस थारिस जो ज्वालामुखी है, इसके आसपास के एरिया में देखा गया था बर्फ के कुछ अवशेष देखे गए थारिस पे ही बर्फ के कुछ आसपास अवशेष देखे गए जो भूमध्य रेखा के पास में है। और ये अवशेष जो बर्फ के अवशेष हैं वो कब दिखते हैं? प्रातः काल के दौरान दिखते हैं, यानी सूर्योदय के दौरान, सूर्योदय से पहले दिखते हैं। उसके बाद फिर ये जैसे जैसे सूर्य होता है वेपर बन के उड़ जाते हैं, सूर्योदय जैसे जैसे होता है ये वेपर बन के उड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मंगल ग्रह पर भारत की ओर से भेजा गया था मॉम। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और लाल ग्रह ये इसलिए होता है क्योंकि इस पे रेड ऑक्साइड की अधिकता है। किसकी अधिकता है? रेड ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा रेड ऑक्साइड की इसमें अधिकता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हिल-ब्राउन नेकर कप चैलेंज विजेता कौन है? हिल-ब्राउन नेकर कप चैलेंज के विजेता है सुमित नांगल। कौन है? सुमित नांगल है। कौन है? सुमित नांगल। ये टेनिस के हैं। कहाँ हो रहा है ये कप? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। तो हिल-ब्राउन नेकर कप चैलेंज के विजेता कौन है? हिल-ब्राउन नेकर कप चैलेंज के विजेता है सुमित नांगल। कौन है? सुमित नांगल। सुमित नांगल हिल-ब्राउन सुमित नांगल क्या है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है हिल-ब्राउन नेकर कप चैलेंज। इसके विजेता कौन है? सुमित नांगल है। कौन है? सुमित नांगल है। अगला है नाता प्रथा का संबंध किन किन राज्यों से है? अभी नाता प्रथा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों को नोटिस जारी किया है नाता प्रथा को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ और फिर छत्तीसगढ़ और एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और एमपी। यहाँ पे ये नाता प्रथा है। नाता प्रथा को लेके एनएचआरसी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आया था कब? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आया था कब? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है कब? अक्टूबर 1993 में। कब होती है? अक्टूबर 1993 में, यानी 27 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन होने के बाद से ही भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यद्यपि यह अनुशंसाएं करती है, सिफारिशें करती है, इसे किसी भी प्रकार की सजा देने का अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार की सजा देने का अधिकार या दंड देने का अधिकार नहीं है। तथापि यह भारत में मानवाधिकारों के लेके काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि एक वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक वैधानिक आयोग है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा नाता प्रथा के संबंध में कुछ राज्यों को क्या जारी किया गया? नोटिस जारी किया गया। कुछ राज्यों को क्या किया गया है? नोटिस जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने इस बीच कई सारे मतलब वीडियो तो दिए आपको करंट अफेयर से संबंधित, लेकिन कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला का कोई भी वीडियो आपको उपलब्ध नहीं कराया गया। तो आज उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज उपराष्ट्रपति के संबंधित कोडों को, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोड को सीखेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित कोड को सीखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन्हें कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का कोड क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसको पहले हम कोड देखते हैं। कोड क्या है? हमारा कोड क्या है? भारत कोड क्या है? उसरा, नि
का चूस, उसरानी का चूस, उसरानी का चूस। कोड याद रखिएगा, उसरानी का चूस, ये कोड है। क्या है कोड? क्या है? उसरानी का चूस। कोड क्या है? उसरानी का चूस है। याद रखिएगा दोस्तों, कोड क्या है हमारा? उसरानी का चूस। कोड क्या है? उसरानी का चूस है। ठीक, अब ये शुरू होता है अनुच्छेद 63 से। किससे शुरू होता है? आर्टिकल कहाँ से ये शुरू होता है? आर्टिकल 63 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। उसरानी का चूस, उसरानी का चूस। ठीक है, देखिए आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। उसरानी का चूस, उसरानी का चूस। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? कोड क्या है? उसरानी का चूस, उसरानी का चूस। क्या होगा? उसरानी का चूस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उसरानी का चूस भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का कोड। ठीक, सबसे पहले आते हैं भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। सबसे पहले क्या आएगा? भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले क्या आएगा? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे ना, उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक, उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 64 में क्या है कि ये सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है ये सभापति होगा। क्या होगा? सभापति होगा। तो दोस्तों ये सभापति होगा, तो सभापति आपको पता ही कहाँ होगा? कहाँ होगा? राज्यसभा का। कहाँ होगा? राज्यसभा में। कहाँ होंगे? राज्यसभा में। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। भारत का उच्च सदन है। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा तो, भारत के उपराष्ट्रपति के पद में उसे वेतन और भत्ते नहीं प्राप्त होते हैं। उसे प्राप्त होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी वो उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन तो होता है लेकिन कार्य करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। अनुच्छेद 64 के तहत वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और उसे वेतन भत्ते और जो परलब्धियां मिलती हैं, यानी जो अलाउंस मिलता है, उसे जो सैलरी मिलती है, वो आर्टिकल 64 के तहत किसकी मिलती है? उसका आर्टिकल अलग है। वो भारत के सभापति के रूप में शपथ लेता है, भारत के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसे जो वेतन भत्ता मिलता है वो उसका आर्टिकल कौन सा है? उसका आर्टिकल है, आपके लिए आपको जानना जरूरी है। उसको जो वेतन भत्ता मिलेगा उसे अलग अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। उसे एक अलग अनुच्छेद के तहत दिया जाता है जो कि अनुच्छेद 97 है। किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 97 के तहत उसे वेतन भत्ते दिया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 के तहत वो सभापति के रूप में काम करता है, लेकिन जो 97 है आर्टिकल 97 वो राज्यसभा के साथ वेतन भत्ते प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? वेतन भत्ता। यानी जो सभापति है, सभापति का वेतन भत्ता अनुच्छेद 97 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते अनुच्छेद में दिए हुए हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिए हैं। उपराष्ट्रपति चूंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे जो वेतन भत्ता परलब्धियां मिलती हैं वो अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर अगला है अनुच्छेद 65। क्या है? अगला है अनुच्छेद 65। अगला अनुच्छेद 65 है। अनुच्छेद 65 है कि मान लीजिए राष्ट्रपति क्या करे? अचानक से रिक्ति हो जाए। ठीक, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो गई, यानी राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया। कुछ हो गया, मतलब राष्ट्रपति का निधन हो गया या फिर कुछ हो गया, राष्ट्रपति कहीं चले गए ना, तो या फिर उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी उपराष्ट्रपति अचानक से निधन हो गया, उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति का अचानक से निधन हो गया। आप मान लीजिए कि राष्ट्रपति का अचानक से निधन हो गया, जैसा कि आपको पता ही है कि जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन और अन्य एक राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। जब कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया
तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा होगा, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें जो वेतन भत्ते पर लब्धियां मिलती हैं, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते पर लब्धियां नहीं मिलेंगी, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते पर लब्धियां नहीं मिलेंगी, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति जो वेतन भत्ते प्राप्त हो रहे थे, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पर लब्धियां प्राप्त हो रही थी, जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, वो उन्हें प्राप्त होने लगेंगे। और उसका जो अनुच्छेद है वो भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्तों से संबंधित जो अनुच्छेद है किस आर्टिकल में है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो है वो जरूर याद रखिएगा किसमें उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, किसमें दिया है, किसमें दिया, ठीक है। ये किसी भी कम नहीं, भारत के राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा तो उसे वेतन भत्ता के रूप में प्राप्त होता है, इसके रूप में प्राप्त होता है राज्य रुपए। फिर अनुच्छेद 66 क्या कहता है, अनुच्छेद निर्वाचन, उसका निर्वाचन कैसे होगा, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उसका अनुच्छेद क्या कहता है, निर्वाचन कैसे करेंगे हम, अनुच्छेद 66 कैसा है, निर्वाचन जो है उसके लिए निर्वाचन जो उत्पत्ति का निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कार्य है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। भारत सरकार के चुनाव आयोग यानी जो भारत का चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत जो भारत का चुनाव आयोग है जो कि किसमें है, इस अनुच्छेद में है, भाग 15 में, किसमें है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 है। भाग कौन सा है, 15 है, और अनुच्छेद 300 है 324, अनुच्छेद कौन सा है, 324 है। अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, भाग 15 में जो उल्लेखित है चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी लोकसभा, राज्यसभा, साथ में विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों को संचालित करने के लिए गठित की जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो भारतीय लोकतंत्र का रक्षक भी माना जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का रक्षक भी माना जा सकता है भारत का चुनाव आयोग, यानी भारत में लोकतंत्र की जननी, जो भारत की लोकतंत्र को जननी इंग्लैंड है, उसको लोकतंत्र को और भी प्रफुल्लित करने का प्रयास, उसकी और भी मजबूत बनाने का प्रयास, भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, साथ में विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्यों का संचालन भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि दोस्तों याद रखिएगा जो पंचायत और नगर पालिका और साथ में सहकारिता, पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो गठन का अनुच्छेद वो कौन सा अनुच्छेद, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सहकारिता से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो, फिर नगर पालिकाओं से संबंधित चुनाव जो होते हैं वो, और फिर ग्राम पंचायत से संबंधित चुनाव होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जबकि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और साथ में फिर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से जो संबंधित चुनाव होते हैं वो कौन संचालित कराता है, वो निर्वाचन आयोग कराता है। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन की भी क्या करता है, तो जो निर्वाचन होगा कैसे होगा, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो वहां पे कुछ लूप होल रखा गया, कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि इसमें भाग कौन लेगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य, यानी किसी भी प्रकार के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको पता है कि भारत की राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो 4 आधारों पर होता है। उसके बारे में आपने हमको बताया है कि साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र से आने चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता था। जबकि 2 सदस्यों को पहले लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, उन्हें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे, एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति थी किस अनुच्छेद के तहत की जाती थी, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा, अनुच्छेद 330 और 332 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसके लिए है। अनुच्छेद 331 और 333, अनुच्छेद 331 और 333 किसके लिए है, अनुच्छेद 331 और 333 एंग्लो इंडियंस के लिए है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन यानी 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में की जानी थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। और जो 33वें जो भारत का भारतीय संविधान का अनुच्छेद था उसमें राज्यपाल के द्वारा
आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता महसूस होने पर राज्य की विधानसभा में एक सदस्य का मनोनयन किया जाता था। वो भी प्रावधान अब हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। यानी अब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो सदस्य नियुक्त होते थे उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब केवल 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें मतदान करने के लिए क्या है, अर्हता रखते हैं, मतदान करने की अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, यानी वो भी मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, दोनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य हैं, यानी 245 सदस्य राज्यसभा में हैं और 543 सदस्य कहाँ पे हैं, 543 सदस्य कहाँ पे हैं, 543 सदस्य हैं कहाँ पे, लोकसभा में। 543 सदस्य कहाँ पे हैं, लोकसभा में। ये दोनों मिलके भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, दोनों मिलके भाग लेंगे किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगला अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि इनके कार्यकाल क्या होगा, इनकी पदव्यवधि क्या होगी। अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष शपथ ग्रहण की तारीख से, कब से, शपथ ग्रहण की तारीख से। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है, इनके कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी, तो ये शपथ ग्रहण की तारीख से की जाती है। कब से की जाती है, शपथ ग्रहण की तारीख से की जाती है, उसके पहले से नहीं की जा सकती है। यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उस दिन से नहीं माना जाएगा कि ये राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन शपथ ग्रहण करने के बाद से 5 वर्ष की अवधि गिनी जाती है। शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि गिनी जाती है। यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, अनुच्छेद 75 में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई और शपथ जो अनुसूची 3 में है वर्णित प्रावधानों के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ ली, राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। उस शपथ 8 जून को लिया गया, ठीक है, वो शपथ कब लिया गया, जून महीने में 9 जून या 8 जून को लिया गया। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा जो जून में लिया गया। जितनी तारीख को लिए हैं शपथ प्रधानमंत्री जी, उसी तारीख को वो 5 वर्ष, उसी तारीख से 5 वर्ष की अवधि गिनी जाएगी। यानी कार्यकाल कब होगा, कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कब से होगा, शपथ ग्रहण करने की तारीख से। शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेंगे क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। जबकि राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए क्या रहता है, शपथ लेते 5 वर्ष की अवधि तक के लिए अपने पद पर आसीन रहता, पद पे आसीन रहता है। फिर अनुच्छेद 69 क्या है, अनुच्छेद 69 है कि ये शपथ कर लेंगे, शपथ, ठीक है, शपथ। अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रावधानों के तहत भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रावधानों के तहत क्या करता है, शपथ लेता है, अनुच्छेद 69, ठीक है। और 70 क्या है, अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अनुच्छेद 70 आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन्हें कोड के रूप में उसरानी का चूस, अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, ठीक है, उसरानी का चूस, ठीक है। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य, तो निर्वाचन, कार्यकाल, फिर कार्यकाल। 68 में चुनाव है, 68 में क्या है, चुनाव है, 68 में क्या है, चुनाव, ठीक। कितने समय में चुनाव हो जाएगा, ठीक है, 68 में क्या है, चुनाव है। यहाँ दोस्तों आंसर छूट गया था, 68 में याद रखिएगा चुनाव है। यानी मान लीजिए उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो गई तो निर्वाचन का समय और आकस्मिक भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, ठीक है। यानी कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर, राष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर, ठीक। 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के बारे में है, अनुच्छेद 68 में किसके बारे में है, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में ऐसा उल्लेख स्पष्ट रूप से है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा उसके 6 महीने के भीतर, यानी उनका निधन हो गया तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के भीतर क्या हो जाना चाहिए, नया चुनाव हो जाना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक एक बार नहीं कर सकता है। एक बार में वो 6 महीने ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि
राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है वो अगर किसी कारणवश आकस्मिक रूप से सीट रिक्त होती है तो सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना क्या है? अनिवार्य है। ठीक। और मान लीजिए राष्ट्रपति की तबीयत खराब है या फिर किसी कारणवश छुट्टी पे है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो ज्यादा समय तक तो नहीं रहेंगे लीव पे। ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई भी निश्चित अवधि नहीं दिया गया है कि कितने अवधि में चुनाव हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि कितने अवधि में चुनाव हो जाना चाहिए ये नहीं दिया गया है। हाँ, यथाशीघ्र चुनाव करा लिए जाने का प्रावधान किया गया, यथाशीघ्र चुनाव करा लिए जाने का प्रावधान है। यद्यपि जब राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है मान लीजिए सभापति के रूप में काम करता है राज्यसभा के, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो किसके रूप में कार्य करेगा? राज्यसभा का उपसभापति क्या करेगा? सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो राज्यसभा का उपसभापति है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा और सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो उपसभापति है उसे जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो अनुच्छेद 97 में वर्णित प्रावधानों के तहत मिलेंगे, जबकि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करने लगेगा तो उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और पदोन्नतियां प्राप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, आज के कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।